नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक और बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी रहेगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल राहत नहीं दी गई है। आगे चलकर सरकार की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन में जनता को धीरे धीरे राहत दी जाएगी। देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं। ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। ग्रीन जोन में मॉल, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थान अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी। ऑरेंज जोन में जिन गतिविधियों की इजाजत दी गई है उसके लिए गाड़ी चल पाएगी, लेकिन उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। ऑरेंज जोन में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने की इजाजत होगी। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल लॉकडाउन बढ़ाने का मतलब खतरा घटा नहीं है। रेल और हवाई सेवा देश भर में अभी भी बंद रहेंगी। हालांकि सख्ती के साथ साथ सरकार ने कुछ रियायत दी है। सबसे बड़ी राहत बाहर फंसे लोगों को मिली है। कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार और रियायत दे सकती है, बशर्ते लॉकडाउन के नियमों का पालन आप सही तरीके से करें। तेलंगाना से मजदूरों को लेकर चला स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंच रही है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन हटिया स्टेशन पहुंच चुके हैं और वहां व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने यहां की व्यवस्था पर संतोष जताया है। दरअसल मजदूरों की संख्या 1176 है जो स्पेशल ट्रेन से लाए जा रहे हैं। इसलिए सीएम किसी भी तरह की गलती नहीं चाहते हैं जिससे आपाधापी की स्थिति हो। हटिया स्टेशन के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जबकि प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले इलाके को भी बैरिकेडिंग लगाकर घेर दिया गया है। सुबह से ही हटिया रेलवे स्टेशन में रांची पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में जुटा है। पार्किंग स्थल और प्रवेश मार्गों पर सघन चौकसी कर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। और थोड़ी देर में हटिया स्टेशन पहुंचेंगे प्रवासी मजदूर। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं इस वक्त हटिया स्टेशन के बाहर से। ओम प्रकाश, बस कुछ ही देर में ट्रेन पहुंचने वाली है और ये बड़ी बात कि खुद सीएम हेमंत सोरेन वहां पहुंचे हैं व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। आपने वहां क्या देखा, किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, संक्रमण का डर है। जी, साफ तौर से अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचे और करीब आधे घंटे पूरी स्थिति का जायजा लिया उनके द्वारा। वहीं खाने पीने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं उसका जायजा मुख्यमंत्री ने खुद लिया और साथ में प्रशासन की जो भी व्यवस्था है उसे लेकर उन्होंने संतोष जाहिर किया और तमाम तरह की रणनीतियों पर उनका सीधा सा जवाब था। अगर मजदूर आते हैं उस समय की व्यवस्था जैसी होती है उस दौरान जो भी जिला प्रशासन निर्णय लेगा वो पूरी तरह से सक्षम है और तैयारियों पर पूरी तरह से संतुष्ट दिखा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ अहम दिशा निर्देश दिए ताकि जो मजदूर आए उनके आने के दौरान किसी तरह की आपाधापी ना हो। साफ तौर पर कहा जाए तो हमें कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर काफ़ी गंभीर थे, क्योंकि मजदूर दिवस के दिन प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है जो कि एक अहम कदम है। झारखंड में आज पहली ट्रेन चली है जिस वजह से जो मजदूर हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं कल भी 2 ट्रेनें आने की संभावना है। जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा से वो 2 ट्रेनें आ रही हैं, तो साफ तौर से मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से आश्वस्त जाहिर किए। वहीं हमारे साथ सीनियर सीपीआरओ सर किस तरह से तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री ने भी निरीक्षण किया, कितने आश्वस्त? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की पूरी तैयारी मुस्तैदी से, जो भी हम लोग की तरफ से उनको कोऑपरेशन चाहिए हम लोग कर रहे हैं। सर, खाने का भी जायजा लिया कि जो उन्हें फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ों का जायजा लिया, क्या कहा?
काफ़ी अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, और अच्छी व्यवस्था खाने की भी है। ओम प्रकाश, उनसे पूछिए जो मजदूर पहुंचेंगे, जो ट्रेन से पहुंचेंगे, क्या उन्हें कहीं क्वारंटीन किया जाएगा या फिर सीधे वहां से फिर घर भेजने की अगली व्यवस्था होगी? कैसे घर भेजा जाएगा? सर, क्वारंटीन को लेकर हम जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था है, कि जिला में जहां जाएंगे वहां से होगा या फिर ये हमारे भी कुछ की गई? हमारे परव्यू के बाहर है ये, ठीक है। तो मतलब कंसर्न अथॉरिटी जो जिला से उनसे जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद। तो जो ये रेलवे विभाग से जुड़े हुए सीपीआरओ थे ने उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की क्वारंटीन की तैयारियां की गई हैं। हालांकि आपको हम बताना चाहेंगे विवेक कि जो भी मजदूर आ रहे हैं उन्हें सीधे उनके जिले भेजा जाएगा। वहां पर सीमा पर उनका जो मेडिकल चेकअप होना है, स्क्रीनिंग होनी है, उसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये जिला प्रशासन की जवाबदेही होगी तमाम प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कि उनको क्वारंटीन किया जाए, उन्हें तमाम तरह की मेडिकल सुविधा दी जाए। हालांकि यहाँ बता दें कि थंडर स्क्रीनिंग जो है कि उसकी भी व्यवस्था की गई है ताकि जो मजदूर आए उनकी थंडर स्क्रीनिंग की जा सके। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई। वहीं दिखाना चाहेंगे कि बैरिकेटिंग्स और साथ में जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देख सकते हैं लेआउट बनाया गया है ताकि मजदूर जो है वो किसी तरह से आपाधापी में न पड़े और यहाँ पर अच्छे तरीके से आ सकें और किसी तरह की अफरा तफरी न मचे। इसे लेकर तमाम तरह के यहाँ पर जो उपाय हैं वो किए गए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर्स की भी टीम है ताकि वो स्थिति का जायजा ले सके। अगर किसी तरह की दुविधा है या फिर किसी के टेस्ट की व्यवस्था है तो तमाम तरह की टेस्ट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। थंडर स्क्रीनिंग सहित तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। देख सकते हैं साफ तौर से यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो मौजूद हैं। वहीं बताना चाहेंगे कि खाने की भी फूड पैकेट्स की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग आए उन्हें फूड पैकेट्स दिया जाए, पानी की बोतलें दी जाए, इस तरह की व्यवस्था है। वहीं आपको ये भी बता दें कि स्टेशन पर सैनिटाइजेशन जो है वो पूरी तरह से किया गया है। तमाम जो यहाँ पर टॉयलेट्स हैं उसे फिलहाल लॉक कर दिया गया है ताकि किसी तरह की जो अगर किसी संक्रमण की खतरा ना हो, इसे देखते हुए स्टेशन पर तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं। जी और जो मजदूर 1200 करीब मजदूर आ रहे हैं, क्या वो मजदूर अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं? उन जिलों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात। क्या बसों से उन्हें वहां अपने गृह जिले में पहुंचाया जाएगा, उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा या फिर रांची में ही ठहरने की व्यवस्था है? जी, यहाँ पर जिला प्रशासन और जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा 60 बसों का इंतज़ाम किया गया है ताकि वो लोग यहाँ से पूरी तरह से सुरक्षित होकर अपने गृह जिलों तक पहुँच सके, उसकी व्यवस्था की गई है। बस का पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया गया है ताकि किसी को किसी तरह का खतरा ना हो। आपको बता दें कि गढ़वा जिले के 450 मजदूर है, तो वहीं पलामू के 250 मजदूर हैं, उसमें बोकारो के भी 100 मजदूर शामिल है। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ था और वो दूसरे जगहों पर दूसरे प्रदेशों में काम करने जैसे तेलंगाना गए हुए थे, अब वो यहाँ लौट रहे हैं। तो गढ़वा के लिए जहां तक बात की जाए तो 18 बस अलॉट किए गए हैं, वहीं पलामू के लिए 11 बस हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है बस में दौरान भी वो पूरी तरह से पालन हो सके। उसके लेकर तमाम तरह के इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं, मुकम्मल तैयारी है। तो साफ तौर से कहा जाए कि न सिर्फ ट्रेन में बल्कि प्लेटफॉर्म पर भी और फिर बसों में भी हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। आप नजर बनाए रखिए क्योंकि कुछ ही देर बाद ट्रेन पहुंचेगी। करीब 11 बजे का टाइम है और 11 बजे का वक्त है निर्धारित, ट्रेन पहुंचने वाली है और उसके बाद आगे उन मजदूरों को पहले स्क्रीनिंग होगी, उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद उनके गृह जिले भेजा जाएगा। दरअसल बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा गया है। कोरोना बंदी की वजह से बिहार के लाखों मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हैं, जिनकी वापसी को लेकर मांग उठ रही है। रेल मंत्रालय ने सभी जोन को निर्देश जारी किया है कि वे राज्यों की डिमांड का पता करें। गृह मंत्रालय ने बताया कि छात्रों और मजदूरों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ ले जाने की इजाजत दी गई है और इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर,
टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में बिहार के लोग फंसे हैं और सभी को लाने में ज्यादा ट्रेनों की जरूरत होगी, साथ ही इसमें वक्त भी लगेगा, इसलिए लोगों को धैर्य रखना चाहिए। आएंगे तो उनका रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच पड़ताल करना, स्क्रीनिंग करना और फिर उन लोगों को बसों में बैठाकर और जिलों में भेजना और जिलों से फिर उनको ब्लॉक में। और राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हमारे हैं उन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हमारी सरकार ने। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 घंटे तक बैठक हुई है और जिस बैठक में एक एक चीज का विस्तार से चर्चा हुई है। तो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे और वहीं पर आने वाले लोगों को 21 दिन तक रखा जाएगा और उसके बाद ही उनको घरों पर भेजा जाएगा। तो इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए और मैं केंद्र सरकार का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहले तो रिलैक्स किया और अब ट्रेनों से आने के लिए और अनुमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से बचाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। करीब 6 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग में अधिकारियों को सीएम ने कई निर्देश जारी किए और राहत कार्यों को और तेजी से लागू करने की बात कही। बिहार में घर घर स्क्रीनिंग के जरिए स्वास्थ्य जांच के अभियान में भी तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। सीएम ने प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर भोजन और चिकित्सकीय सुविधाएं बेहतर करने के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को घर पहुंचाने के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने पर जोर दिया। इसके अलावा बिहार में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाए जाने की भी बात कही। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। पटना के एनएमसीएच में मरीज की मौत हुई है। बिहार में कोरोना से अब तक 3 की मौत बिहार में मिल चुके हैं। 466 कोरोना पॉजिटिव। राज्य में आज 41 कोरोना मरीज मिले हैं, तो अब तक 3 की मौत हो गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 466 हो गई है, जबकि आज 41 नए मामले सामने आए हैं। 54 साल के मरीज का दरअसल पटना के एनएमसीएच में इलाज चल रहा था। पिछले 1 साल से गले के कैंसर से पीड़ित मरीज को सांस लेने की तकलीफ होने पर 26 अप्रैल को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। जब सैंपल जांच के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। हालांकि एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा ने मौत की वजह को कैंसर बताया है। रहुला हुसैन करके हैं, जो कि ईस्ट चंपारण के जटवा गांव के बिंजरिया एरिया के हैं। ये 26 तारीख को हम लोग के यहाँ एडमिट हुए थे और ये कैंसर से पिछले 1 साल से सफर कर रहे थे। ऐसे यहाँ ये ठीक ही जा रहे थे। कोरोना से संबंधित इनका कोई विशेष सिम्टम वगैरह नहीं था, लेकिन इनका सडन जो है आज दोपहर में कार्डियक अरेस्ट हो गया। रिवाइव करने का कोशिश किया गया। कोरोना बंदी के 1 महीने से ज्यादा गुजरने के बाद भी राज्य में लाखों परिवारों तक सरकारी अनाज नहीं पहुंच पाया है। ये ऐसे परिवार हैं जिनकी रोटी बगैर राशन कार्ड के चक्कर में कहीं फंस गई है। कोरोना बंदी के शुरुआत में ही राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि बगैर राशन कार्ड या फिर राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले जरूरतमंद परिवारों को भी 10-10 किलो राशन दिया जाएगा। ऐलान यहाँ तक था कि 2 महीने का अनाज ऐसे परिवारों को भी एक साथ दिया जाएगा। लेकिन आज भी बगैर राशन कार्ड वाली एक बड़ी आबादी सरकारी अनाज से कोसों दूर है। तो कहाँ दिया, कहाँ मिल रहा है? हमको तो वही पूछना है कि कहाँ मिल रहा है कि हम लोग जाएं। वो तो राजमिस्त्री का काम करते तो रात तो बंद है। दाल भात भी आदमी पहले खा लेता, अब तो माड़ो भात खा के बच्चा लोग को किसी तरह से अपना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने खुद हाई कोर्ट में चल रहे एक पीआईएल में ये स्वीकार किया है कि अभी तक बगैर राशन कार्ड वाले सिर्फ 35% परिवार तक ही 10-10 किलो अनाज पहुंच पाया है। इसमें राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवार भी शामिल हैं। सरकार को अगली सुनवाई में कोर्ट को भी बताना होगा कि ऐसे 5 लाख परिवार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत लोगों को मिल गया, बहुत कम बाकी हैं, बाकी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम को नहीं मिला है और नए लोग भी जुटते जा रहे हैं। ये भी हम लोगों ने कहा है कि जो अभी आज के दिन भी अगर अप्लाई कर देते हैं तो कल उनको 10 केजी मिल जाएगा।
रांची के सुंदरगढ़ की रहने वाली अनुराधा जैसी लाखों महिलाओं की रसोई में इसे इंतजार है, लेकिन कोरोना बंदी में ऐसे परिवारों की रोटी फिलहाल सरकारी वादों और उम्मीदों के इंतजार में खड़ी नजर आ रही है। लिहाजा जरूरत है कि राशन का किताब बाद में और अनाज का हिसाब पहले किया जाए। रांची से उपेंद्र के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना और मौसम की मार का असर प्रदेश के किसानों पर भी पड़ा है। खेतों में किसानों का तैयार फसल सड़ रही है। ऊपर से गोपालगंज में पैक्स भी किसानों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। देश के अन्नदाताओं को पहले तो कोरोना बंदी के कहर ने मारा, ऊपर से मौसम भी उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। बिहार में मार्च महीने से शुरू हुई बारिश का दौर जारी है। मौसम की मार का असर गोपालगंज के किसानों पर भी पड़ा है। यहाँ के किसान भी तैयार फसल को जब तक काटने की तैयारी करते हैं, तब तक फिर से बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में किसानों के सामने अपनी तैयार फसलों को खेतों में सड़ता देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मार्च में 3 बार पानी हो गया और अप्रैल में 3-4 बार आंधी पानी, सब पत्थर भी पड़ा। गेहूं जो पहले का था अर्ली थोड़ा सा आगे वाला, उसका भी नुकसान हुआ, इधर पीछे वाला का भी नुकसान हो गया। एक तरफ जहां कोरोना और मौसम की मार से किसान परेशान हैं, वहीं जमुई में इस कोरोना काल में किसानों की परेशानी कुछ और है। यहाँ के पैक्स ने किसानों से अपना धान वापस ले जाने को कहा है। किसानों का कहना है कि धान अधिप्राप्ति के तहत फसल को दिए गए 2 महीने हो गए, अभी तक उनके खाते में 1 पैसा नहीं आया। अब उनके धान वापस ले जाने को कहा जा रहा है। धान हम 86 बोरा दिए हैं और अभी तक हमारे खाता में पैसा नहीं आया है। डीसो साहब से बराबर संपर्क में लगातार लगा रहा है। इधर 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन डीसो साहब ऑफिस में नहीं आए। बड़ा बाबू से मिले, वो बोले कि डीसो साहब मना किए हैं कि धान अब नहीं लेना है आपका। किसानों को हमारे देश में अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। उसके पीछे कारण ये है कि उनके द्वारा तैयार अन्न से ही लोगों का पेट भरता है। ऐसे में कोरोना और मौसम की मार से परेशान किसानों को यदि सरकार की व्यवस्था से भी परेशानी होगी, तो फिर आम लोगों को पेट भरने के लिए अन्न कौन उगाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से डॉक्टर मोहसिन वली, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं शिवानी श्रीवास्तव, मैं वाराणसी से हूँ। मैं जानना चाहती हूँ घर से बाहर मुझे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मैं संध्या सिन्हा पटना से बोल रही हूँ। लॉकडाउन के बाद घर से बाहर निकलने पर क्या क्या सावधानियाँ बरतें। मेरा नाम बीएन प्रसाद है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि लॉकडाउन हटने के बाद यात्रा करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो बिल्कुल बचपना नहीं दिखाना है, बहुत डर डर के रहना है। अगर हमारी छोटी सी गलती से ये अब तक की मेहनत बेकार हो गई तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत एहतियात करनी है। हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और सारी हाइजीन का प्रयोग। जो कस्टमर हैं उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, उनके भी हाथ को सैनिटाइज कराना है। अपनी दुकान के सरफेसेस को सैनिटाइज रखना है। गाड़ी में 2 से ज़्यादा आदमियों को लेके नहीं चलना है और सेफ डिस्टेंस 2 मीटर का मैं औसतन बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है। तो 2 मीटर का सेफ डिस्टेंस हम रख कर रहेंगे तो हम इसमें अपनी लड़ाई में कामयाबी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेरी ऐसी प्रार्थना है। एक बार फिर काले हिरण का शिकार हुआ है। एक बार फिर ब्लैक बक को मारा गया है, लेकिन इस बार ये शिकार कहीं और नहीं बल्कि बिहार के रोहतास जिले में किया गया है। आरोपों के घेरे में पुलिस विभाग का एक ड्राइवर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। रोहतास जिले का बघेला थाना क्षेत्र, ये इलाका गुरुवार को तब अचानक सुर्खियों में आ गया जब यहाँ के पडरिया गांव में काले हिरण का शिकार कर दिया गया।
ब्लैक बक को न केवल मौत के घाट उतार दिया गया बल्कि उसके सिंग को भी गायब कर दिया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पुलिस विभाग का ही ड्राइवर नीरज दुबे है। स्थानीय लोगों की माने तो गश्ती कर रही पुलिस टीम की गाड़ी से ही हिरण पर फायरिंग की गई, उस काले हिरण पर जो जंगल से भटककर शहरी इलाके में घुस आया था। इस मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि बघेला थानाध्यक्ष हिरण की मौत की वजह आवारा कुत्तों को बता रहे हैं जिन्होंने उसे नोचकर मार डाला। लेकिन सवाल ये भी कि काले हिरण की हत्या के बाद सिंग कैसे गायब हो गया? क्या काले हिरण के सिंग की तस्करी की गई? कुत्तों ने यदि शिकार किया तो हिरण का शरीर कैसे बच गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पुलिस क्या खुद को बचा रही है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिरण को गोली लगने की पुष्टि हुई नहीं है। वैसे भी काला हिरण दुर्लभ प्राणी की श्रेणी में आता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। ऐसे में सवाल यही कि हाई प्रोफाइल केस बनने से पुलिस क्या मामले को दबा रही है? क्योंकि इस मुद्दे पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।